ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर कोई तो ऐसा होगा ना जिन्होंने पहली बार इसका प्रयोग किया होगा, और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। सपोज मान के चलो, अगर हमको इस छत की ऊंचाई मापनी है तो हम बहुत आसानी से माप लेंगे। कैसे? हमारे पास फीता होगा, चढ़ जाएंगे, माप लेंगे। अभी ऐसा है ना, आपको एक पहाड़ की ऊंचाई मापनी है, कैसे मापेंगे आप? या तो आपको उस पहाड़ तक चढ़ना होगा, फिर वहां से क्या करना होगा, वहां से ना मापेंगे ना। क्या ऐसा संभव है? हम लोग ऐसा कर पाते हैं क्या? तो दैनिक जीवन में जो ऊंचाइयों की माप होती है ना, उसी के लिए किसका प्रयोग किया गया? हाइट एंड डिस्टेंस का। एक व्यक्ति है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है? बिल्कुल इसके बारे में जानना, और हर भारतीय को इसके बारे में जानना चाहिए। उस व्यक्ति का नाम है राधानाथ शिकदर। क्या नाम है उस व्यक्ति का? राधानाथ शिकदर। इन्होंने क्या किया था? पहली बार किसका, तो आपको देखिए इधर लिखा होगा कब, 1852 में, इन 1852। किसके हाइट को इन्होंने मापा था? माउंट एवरेस्ट का। किसके हाइट को मापा था? माउंट एवरेस्ट का, जिसको पहले माना जाता था किसके नाम से? पिक एक्सवी के नाम से जाना जाता था, 15वां पिक के नाम से जाना जाता था, और जिसका नाम अभी माउंट एवरेस्ट है ना। इसी व्यक्ति ने सबसे पहली बार किसका उपयोग किया था? हाइट एंड डिस्टेंस का, पहली बार उसका माप के दिया था। अगर ऐसे बोलोगे तो दूरी मापने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पाइथागोरस का है। किनका है? पाइथागोरस का है। लेकिन जो ऊंचाई तथा दूरी में, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में, यदि किसी पहाड़ की ऊंचाई को सबसे पहले किसी ने मापा, तो व्यक्ति कौन था? राधानाथ शिकदर, जो कि एक भारतीय है। आप सोच सकते हैं कि जो हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पढ़ते हैं, उसमें एक भारतीय सबसे पहले, इसके बाद फिर आया था एक वर्ग करके था, वो विदेशी गणितज्ञ था, उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा। लेकिन सबसे पहले किसने इसको कैलकुलेट किया? राधानाथ शिकदर ने। और इन्होंने हाइट एंड डिस्टेंस का यूज किया, ऊंचाई तथा दूरी का यूज किया। ऐसे अगर देखेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस में योगदान अल-बरूनी का भी है। अल-बरूनी का नाम सुने होंगे, उनका भी है। पाइथागोरस का तो दूरी मापने में हमेशा रहता ही है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस व्यक्ति के नाम को जरूर एक बार याद रखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस, जो ऊंचाई तथा दूरी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कब? 1852 में किसने? राधानाथ शिकदर ने कौन सी चीज की ऊंचाई मापी थी? तो माउंट एवरेस्ट। किसकी ऊंचाई मापी थी? माउंट एवरेस्ट की। कैसे? तो बाय मेजरिंग द एंगल, उन्होंने कोण को ज्ञात करते हुए, इस तरह से आपको इधर देखिए कोण दिख रहा होगा 32 डिग्री, फिर इधर दिख रहा हो कितने डिग्री? 45 डिग्री। इस तरह से उन्होंने ऊंचाई तथा दूरी का प्रयोग किया। अभी हम लोग देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस को कैसे कर सकते हैं। क्या इस ट्रायंगल से परिचित है हम सभी? कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है। क्लियरली यहाँ 90 डिग्री होता है। हम इस ट्रायंगल का नाम दे रहे हैं ए, बी और सी। एंगल बी कितने डिग्री का है इसका? 90 डिग्री। कितने डिग्री का है? 90। अभी हम बात करेंगे इस एंगल के साथ। कौन से एंगल के साथ? कौन? सी के साथ। एंगल सी के साथ अभी हम बात कर रहे हैं। अगर एंगल सी लेंगे, कोण सी को लेते हैं, इसके सामने कौन है? ए बी। ये ए बी क्या हो जाएगा? बी होगा। ये क्या होगा? बी होगा। ये क्या होगा? सी कहने का अर्थ क्या है? क्या होगा? लंब। बी कहने का अर्थ आधार, और एच कहने का अर्थ है कर्ण। और हम ट्रिगोनोमेट्री के जो 6 अनुप्रयोग होते हैं उन सभी को जानते हैं। साइन का फॉर्मूला p बाई एच। कॉस की अगर बात करें तो b बाई एच। टेन की बात करें तो p बाई b। जस्ट इन तीनों का ही उल्टा है। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक, h बाई t। कॉस का उल्टा सेक, b बाई p। और टेन का उल्टा कौन? कॉट। कॉट का क्या होता है?
कॉट का सर वो टेन का होगा, ये p बाई b होगा, इधर b बाई क्या आ जाएगा b, ठीक है। चलिए बाई मिस्टेक ऐच हो गया था, tan का b बाई b होता है तो cot का क्या हो जाएगा b बाई b। ये 6 फॉर्मूला और एक ट्रायंगल, अगर ये आप बेहतर ढंग से समझ लिए तो आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस इजीली हो जाएगा। अभी बहुत अच्छे से देखना है, ले रहे हैं तो लंब कौन सा होगा, इस कोण को ले रहे हैं तो लंब कौन सा होगा। कर्ण हमारा हमेशा फिक्स रहता है, जो सबसे लंबी भुजा वो कौन होती है, कर्ण होती है। अब सवाल आता है कि हम कैसे इसको तोड़ेंगे, अभी ध्यान देंगे। फिर से हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, चलिए नाम बदल देते हैं हम इसका पी क्यू आर, क्लियर है। अभी देखना क्या है, हम जिन जिन भुजाओं की बात करेंगे उनके साथ एंगल हमने फिर से ये आर लिया है, आर लिया है तो ऑब्वियसली ये कौन हो गया, ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा, एच होगा। अभी हम जो बात कर रहे हैं उसको सबसे पहले आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लेना है, तब आपका जो भी सवाल रहेगा ना वो आसानी से निकल जाएगा, क्लियर है। तो पहला चीज है, अगर हम ये P और B बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे, अगर P और B की बात होगी, यानी जब हम बात करेंगे P की और B की, H हमारा अभी नहीं है, तो P और B के लिए ट्रिगोनोमेट्री के कौन से फॉर्मूला और आधार है, तो हम त्रिकोणमिति के कौन से 6 में से किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग कर सकते हैं किनका, tan का, और किनका कर सकते हैं, cot का। यदि हमको P और B के बीच में रिलेशन दिख रहा है, हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, या तो tan का या नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला लगाना है तो हम tan से ही काम चला लेंगे। हो सकता है दोनों, हमारे लिए cot का काम हम नहीं भी करेंगे, हम सिर्फ किस पे काम करेंगे, tan पे काम करेंगे। उसी तरह अगर हमारा ध्यान देंगे, अगर हमको B और H, ये B और ये H के बीच में अगर यदि हमको कोई फार्मूला लगाना पड़े तो हम किनका कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, cos का। अगर हमको B और H के बीच में मैथ्स बनाना पड़ रहा है ट्रिगोनोमेट्री का, तो हम कौन सा फार्मूला खोजेंगे, cos का। यानी अगर B और H के बीच में, सॉरी, अगर हमको B और H के बीच में, अगर आधार और कर्ण के बीच में अगर हमको फार्मूला लगाना पड़ रहा है तो हम किसका फार्मूला लगाएंगे, cos का। किसका फार्मूला लगाएंगे, cos का। क्यों cos का, क्योंकि cos r इक्वल क्या, cos का फार्मूला क्या होता है, b by h। और अगर हमको p और h के बीच में फार्मूला लगाना पड़े, p और h इनके बीच में अगर फार्मूला लगाना पड़े तो हम किनका यूज करेंगे, देख लेते हैं किनका यूज करेंगे, साइन, बिल्कुल साइन का यूज करेंगे। तो यानी अगर हमारा P और H के बीच में हो तो हम यूज किसका करेंगे, साइन का, क्योंकि साइन का फार्मूला होता है P by H। तो जो पहला चीज है ना ट्रिगोनोमेट्री का, आपको ध्यान देना है कि फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, tan वाला, cos का या sin का। ये पहला चीज आपको दिमाग में क्लियर रखना है, क्लियर है। अब आगे आता है, मिलेगा क्या ट्रिगोनोमेट्री में आपको, फिर से हमने एक ट्रायंगल बनाया, चलिए इसका ए बी सी, क्लियरली ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री है। अभी ये एच होगा, हो सकता है आपको ये दिया हुआ है, ये नहीं है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये निकालना, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। एंगल मिल गया आपको, एक मिल गया, दूसरा निकालना है। अभी जो हमने बताया था, अब आप इस पे ध्यान देंगे, ये और ये दो चीज का रिलेशन है, ये और ये, यानी इनकी बात करें तो ये कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, और ये लंब है, थीटा मिल चुका है। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, PB वाला, BH वाला या TH वाला, ये लगाएंगे ना, साइन का यूज करेंगे। तो अगर आपको ये दिया हुआ है, ये निकालना है, थीटा दिया हुआ है, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P
यानी P तो हमारे पास अभी है नहीं, अननोन है P हमको मिला नहीं अभी, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स ही डाल देते हैं बाई H होगा, क्योंकि P हमारे पास है नहीं। तो क्या यहां से ये P निकल सकता है? ये निकल जाएगा P ना? चलिए क्लियर है इस चीज पे? ये दिया हुआ था, ये मुझे नहीं था, हमें कौन सा चीज दिया हुआ था? थीटा। हमने अभी तुरंत देखा कि अगर इसके और इसके बीच में रिलेशन हमको निकालना है तो हम किसका यूज करेंगे? साइन का। हमने साइन का यूज किया। साइन का फार्मूला क्या होता है? P बाई H। P हमारे पास नहीं है, H है, तो दो चीजें अगर आपको मिल गई तीसरी मिल जाएगी ना। फिर से हम एक ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल पे हम इसको फिर A B C क्लियरली है। ये B हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अभी हम फिर से इसी जगह पर हम थीटा डालते हैं। अब हमारा फिर इसी को निकालना है, तो हमारा दिया हुआ कौन सा है? सपोज हमारा दिया हुआ ये नीचे वाला B है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये एंगल है। अभी किनका यूज करेंगे आप? फिर से पीछे जाते हैं हम, तो हमारे पास कौन सा था? ये था, ये निकालना है, तो ये P और B के लिए किसका यूज करेंगे? टेन का। किसका यूज करेंगे? यानी हमको अगर नीचे आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालनी है, तो हम कौन से फार्मूला का यूज करेंगे? टेन का। एंगल मिला हुआ है ना हमें, एंगल मिला हुआ है कितना? थीटा। तभी क्या लिखेंगे हम? टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? P बाई B। P तो हमें नहीं दिया हुआ है ना, हमें B निकालना है ना, तो क्या इस फार्मूला से हम ये निकाल सकते हैं? थीटा दिया हुआ है। तो जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस में यही तरह के सवाल मिलेंगे, एक आपको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, दूसरा आपको निकालना है। आपको ये देखना है कि हमारा किन दोनों के बीच में ये कोरिलेट कर रहा है, संबंध किनसे है। तो अगर ये P और B है तो इसका संबंध किससे है? tan से। अगर B और H है तो संबंध किससे है? B और H है तो संबंध किससे है? cos से। P और B है तो tan से, P और H है तो sin से। और अगर आपको थीटा मिल जाए तो वो निकाल सकते हैं ना। अब आगे देखते हैं। अभी ध्यान देंगे, ये एक टावर है, टावर देखे हैं सभी कोई? चलिए इसको बिल्डिंग में मान लेते हैं A B। ये टावर की ऊंचाई है कितनी? H। टावर की ऊंचाई कितनी है? H। इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति इधर खड़ा है। चलिए व्यक्ति को खड़ा कर ही देते हैं। ये व्यक्ति खड़ा है इधर, इसको इस टावर के टॉप में देखना है। किधर देखना है? टॉप। अभी हम दो चीजों को बता रहे हैं, उसे बिल्कुल याद रखेंगे। अगर कोई इमारत, कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं हम? इमारत, इमारत का या भवन, क्या कह रहे हैं हम? भवन, ठीक है। या नहीं तो कोई केबल का टावर, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला बिंदु होगा, जो सबसे ऊपर वाला बिंदु होगा ना, उसे हम टॉप कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहेंगे? शिखर। क्या कहेंगे? शिखर। क्या कहेंगे उसे? शिखर। जो सबसे नीचे वाला बिंदु होगा ना, जो सबसे नीचे वाला बिंदु होगा, उसे हम कहेंगे पाद बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे? पाद बिंदु। तभी दो चीज हमारे पास बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता है। एक है हमारा कौन सा? शिखर। दूसरा कौन सा बिंदु है? पाद बिंदु। अभी ध्यान देंगे, इस व्यक्ति को इस टावर का या इस भवन का कहां देखना है? शिखर है। तो कैसे देखेगा वो? इस तरह से ना, आंख तो ऐसा नहीं ना रखेगा, आंख को उसे उठाना पड़ेगा, चेहरा उठाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ क्या बनेंगे? कोण बनेंगे। क्या बनेंगे? कोण। अभी इस पे दो चीजें होती है, मैं उससे नहीं बता रहा। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये लाइन ऑफ साइट होता है। अभी सीधा सा हम दिमाग में रखेंगे, यहां से अगर वो व्यक्ति देख रहा है, किसको देख रहा है? शिखर को। तो ये अगर हम मिला दें तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या बनेगा? कोण बनेगा। क्या बनेगा? कोण। और यहाँ जो कोण बनेगा, इस कोण को कहेंगे
उन्नयन कोण। कौन सा कोण कहेंगे? उन्नयन कोण। तो यानी किसी व्यक्ति के भूमि से देखने पर किसी शिखर, कोई भवन के शिखर पर जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण कहेंगे? उन्नयन कोण। क्लियर है? तभी उन्नयन कोण हमारा ये बनेगा जब हम किधर को देखेंगे? शिखर को देखेंगे। किधर को देखेंगे? शिखर को। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, ये उन्नयन कोण हो गया। अभी उसी तरह फिर से हम, ये भवन है, अभी ऐसा है ना, नीचे में कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, और ऊपर में एक व्यक्ति इधर इस छत के शिखर पर, टॉप पर चला गया है। ये व्यक्ति चला गया है इधर इस छत, शिखर या भवन समझ लो या टावर समझ लो, उसके किधर चला गया है? ऊपर में, इधर छत में खड़ा है, इस छत में खड़ा है। और ये जो नीचे वाला व्यक्ति है ना, इसको कुछ बोलने वाला है। बोलेगा तब जब उसकी तरफ देखेगा, उसे देखेगा तब ना, तो वो देखना चाह रहा है इसको। तो ये ऊपर से जो नीचे की ओर देखेगा तो फिर उसे अपने सर को क्या करना पड़ेगा? नीचे झुकाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ कोण वापस बनेगा। अब कोण बनने के लिए हमें फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, क्योंकि बिना हॉरिजॉन्टल लाइन का कोई कोण बनता है नहीं। लाइन ऑफ साइट चाहिए, यानी जिससे वो देखेगा, वो देख रहा है, वो देखा। तो यहां पर एक कोण बनेगा, और ये जो कोण बनेगा इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण कहते हैं इसे? अवनमन। क्योंकि ये लाइन जो नीचे वाली लाइन है, इसको अगर मिला दे और ये लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। इसको अगर आगे बढ़ा दे तो ये कुछ ना कुछ एक जेड आकार का कोण बन रहा है, और ऐसे बनने वाले कोण को एकांतर कोण कहते हैं, और एकांतर कोण बराबर होता है, यानी जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। अगर ऊपर में अवनमन कोण थीटा है तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा? थीटा। ये अवनमन कोण कब बनेगा? जब इधर से देखेंगे, किसी मंजिल के शिखर से, किसी भवन के शिखर से, किसी टावर के, केबल टावर के शिखर से किधर देखेंगे? नीचे की ओर। बनने वाला कोण कौन सा होगा? अवनमन कोण। उसी जगह पर अगर नीचे से हम किसी भवन के, किसी केबल टावर के, किसी इमारत के शिखर को देखेंगे तो बनने वाला कोण कौन सा होगा? उन्नयन। और जब ऊपर देखेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण। इतनी सारी चीजें अगर आप कर लेते हैं, समझ के रखते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस आपका खत्म, और 5 नंबर आपको बिल्कुल आसानी से। और बहुत कम सवाल है, आप सिर्फ उतने सवाल को बना लीजिए, आपका हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट। वापस हम एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम एंगल के हिसाब से जानते हैं कि अगर कोण सी ले रहे हैं तो ये लंब बनेगा या आधार बनेगा, कर्ण हमेशा फिक्स्ड रहता है। सारे फार्मूलाज को हम ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 8 में ही पढ़ चुके हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉसेक का, सेक का और कॉट का। अब हमारे पास रहता है कि अगर दो के बीच में हमको देखना है कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला काम करेगा। P और B की जब बात आएगी तब यूज किसका करेंगे? टेन का। B और H की जब बात आएगी यूज किसका करेंगे? कॉस का। जब हमारा P और H के बीच की बात आएगी तो यूज किसका करेंगे? साइन का। फार्मूला हमारे पास बिल्कुल है। अभी हमको देखना क्या है कि अगर ये H है, हमें दिया हुआ है, ये अननोन है, हमें निकालना है, तो हम किसका यूज कर रहे हैं? साइन थीटा का। उसी तरह दूसरा जो है, हमें B दिया हुआ था और P निकालना था, हम कौन से फार्मूला का यूज कर रहे हैं? टेन का यूज कर रहे हैं। एक उन्नयन कोण, नीचे से जब ऊपर देखेंगे तो वो उन्नयन कोण होता है, ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो क्या होगा? अवनमन कोण। अवनमन कोण जितना यहां बनेगा उतना ही यहां। क्लियर है? अभी यहां समझ लो, लिखा हुआ है, वापस भेज देंगे, तुमको मिल जाएगा, इसलिए गड़बड़ नहीं करना। अरे समझो तब बना पाओगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भूमि के, अभी हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है?
30 डिग्री। तो आपको दिया हुआ क्या क्या चीज है वो ध्यान देना है। पहला एक दिया हुआ है उन्नयन कोण कितना डिग्री है, और क्या कह रहा है मीनार। अभी तुरंत हमने बताया था मीनार यानी कोई भवन। इस तरह ये शिखर होता है ना, और ये कौन सा बिंदु, पाद बिंदु। हमने कहा था नीचे वाला बिंदु कौन सा होता है, और यहाँ से कितनी मीटर दूर, 30। कितनी मीटर दूर, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। क्या है, एक बिंदु है। और वहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर पाद बिंदु से मीनार के शिखर, शिखर कौन सा है, ऊपर वाला, कौन सा कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। आपको किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मीनार की। तभी हमारे पास मीनार कौन है, ए बी। अभी ये मीनार है, क्लियर है, ये निकालना है, यानी ए बी हमारे पास नहीं है। अभी हमने तुरंत सिखाया था आपको, ये दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है, कौन सा लगेगा ट्रिगोनोमेट्री का, बिल्कुल आसानी से बनेगा। थीटा मिल गया। अभी हम जानते हैं ये पी होता है, ये बी होता है, पी दिया हुआ नहीं है, बी दिया हुआ है, कौन सी थीटा का यूज करेंगे, तो कौन सा थीटा, tan। कौन सा यूज करेंगे, tan। ये क्या है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री। इक्वल टू क्या होगा, तो tan का फॉर्मूला जानते हैं, p बाय b, यानी ab बाय ac, ab बाय ac। तो tan 30 डिग्री, चलिए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। AB का वैल्यू हमारे पास नहीं है, AC का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये इधर और ये इधर। AB कितना होगा, AB इंटू √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। इसलिए AB इक्वल टू क्या आएगा, 30/√3। अभी क्या है ना, √3 नीचे है, तो उसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, परिमीकरण कर देंगे। तो ये भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/√3 इंटू √3 बटे √3। √3 कितना हो गया, √9, यानी √9 से बाहर कितना आएगा, 3। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 10। तो कितना हो गया, tan√3। किसमें था, मीटर में। आंसर क्या आ गया, यानी उस भवन की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई कितनी है, tan√3 मीटर। बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। कह क्या रहा था, मीनार, हमने मीनार बनाया, मीनार के कौन से बिंदु से, पाद बिंदु से कितनी दूरी पर, 30 मीटर। हमने 30 मीटर लिया। उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री लिया हमने। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसके और इसके बीच में tan आता है, tan लिया। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b। p कौन है, ab, b कौन है, ac। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, ab बटा ac का वैल्यू 30 डिग्री। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 ab इंटू √3 इधर डाला, 30 उधर गया, √3 मल्टीप्लाई था नीचे आया, फिर रैशनलाइजेशन किया, √3 को ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई किया, 30√3 नीचे हो गया, √9 का स्क्वायर √3। ये 3 से 10 बार में कट गया। तो हमारे पास AB का वैल्यू कितना आया, tan√3। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10√3। अगर इतना सा आप कर लेते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। अब इसमें आसान है ना, आसानी से 5 नंबर मिल सकता है। क्वेश्चन तुम्हारा बुक का ये कितना नंबर का है, 5 नंबर का। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 60 मीटर। तो हम भी जब भी हाइट मापेंगे तो सीधा वाला मापेंगे ना, तो यहाँ से कितनी ऊंचाई पर ये पतंग है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। कितने मीटर की ऊंचाई पर है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, और हम जब भी पतंग उड़ाते हैं कैसा जाता है पतंग का डोरी, सीधा जाता है क्या, नहीं, ऐसे जाता है ना। तो यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा है जो पतंग उड़ा रहा है, ये व्यक्ति इधर खड़ा है, वो किसको उड़ा रहा है, पतंग को उड़ा रहा है। तो
तो उसकी डोरी कैसी होगी, उसके हाथ से बंधी हुई होगी ना, तो ये डोरी है, डोरी है ना। और क्या कह रहा है, भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी यहाँ पर एक पोल पे बांध दिया है, ये व्यक्ति ने इस डोरी को बांध दिया है पोल पे, पोल पे क्या किया है, बांध दिया। और डोरी के साथ झुकाव कितना डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, यानी तुमको कोण भी दिया हुआ है, कितना डिग्री का है, 60 डिग्री। ये कितने डिग्री है, 60 डिग्री। पहला तो कह रहा है कि ये जो ऊंचाई है पतंग का भूमि से कितना डिग्री, कितना मीटर का है, 60 मीटर का। व्यक्ति ने उसे जमीन पे बांध दिया है। पतंग की डोरी तो ऐसी ही जाती है। और इस ये जो यहाँ पर कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का। तो हम ये ए बी और क्या करेंगे, सी, इन नाम दे देंगे। ए बी क्या है हमारे पास, ए बी क्या है, बोलिए ए बी क्या है, भूमि से किसकी ऊंचाई है रे, पतंग की, भूमि से किसकी, पतंग की ऊंचाई। भूमि से किसकी ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई। ये लिख सकते हैं, यानी तो सीधा चाहे तो हम बना भी सकते हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि इसमें कोई ढील नहीं है, पूरे टाइट तरीके से बांधा हुआ है, तो सीधा ऐसा रहेगा ना। तो डोरी की लंबाई कितनी है, ये ना डोरी है, ये ना डोरी है हमारे पास, इसकी लंबाई हमें निकालनी है। ये कौन है, एच है। क्या दिया हुआ है, और निकालना क्या है, एच। पी और एच के बीच का जो संबंध होता है कौन से फॉर्मूला में आएगा, किसमें आएगा, साइन में। कितना डिग्री का कौन है, 60 डिग्री। साइन 60 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, ए बी बाय ए सी, बी बाय एच। साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाय एच। पी कौन है, ए बी, एच कौन है, ए सी। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 बाय 2, √3 बाय 2। ए बी का वैल्यू 60, ए सी का वैल्यू नहीं मालूम है हमें। अभी क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसको इससे, इसको इससे, यानी ए सी √3 इक्वल टू 60 दूनी 120, तो ए सी इक्वल टू 120 बाय √3। फिर से वही चीज रैशनलाइजेशन करेंगे, ए सी का वैल्यू कितना होगा, 120 बटा √3। ऊपर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। नीचे में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से। ऊपर तो कितना हो गया, 120 √3 बटे 3 3 9, 9 से बाहर कौन आएगा, 3। इस 3 से कट करेंगे कितने बार में, 4 बार में। कितना हुआ, 40। तो कितना आ गया, 40 √3 क्या था, मीटर, मीटर। तो उस डोरी की लंबाई कितनी है, 40 √3 मीटर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। भूमि से किसकी ऊंचाई दी हुई थी, पतंग की, जो पतंग उड़ रहा है उसकी ऊंचाई कितना मीटर, 60 मीटर। कौन कितना मिला था, 60 डिग्री। कह रहा है डोरी एकदम बंधा हुआ है, टाइट है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये डोरी की लंबाई होगी, हम जानते हैं पतंग की डोरी ऐसी आती है। ये दिया हुआ है, ये निकालना है, फॉर्मूला किसका लगेगा, साइन का। साइन का हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू बैठाया, आ गया। एसी का वैल्यू 40 √3 मीटर, यानी इस डोरी की लंबाई कितनी है, 40 √3 मीटर। कितना सिंपल सा है, अगर ये कर लेते हैं कितने मार्क्स आएंगे, 5। और ये श्योर है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बोर्ड में आना तय है, और वो 5 मार्क्स का। क्लियर है।